जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 8 हमारा पर्यावरण इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि अजैव तथा जैव घटकों के बनी दुनिया को ही पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जितने भी सजीव तथा निर्जीव पदार्थ से बना यह दुनिया है उसी को ही पर्यावरण कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल का एक स्वसंपोषित संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी का ही एक छोटा सा रूप है, वह है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम लिखें। तो आप लोग देखेंगे कि पहला इसमें हो जाएगा उपभोक्ता और दूसरा अपघटनकर्ता। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि पौधे हो गए, जंतु, मनुष्य इत्यादि। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं तीन अजैव घटकों के नाम लिखें। तो इसमें आ जाएगा जैसे में भौतिक वातावरण, पोषण तथा जलवायु, मृदा, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि। 5 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई दो उदाहरण दें। इसमें देखेंगे तो आ जाएगा कृषि भूमि, पार्क, फुलवारी इत्यादि। अगला प्रश्न है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के नामों से दर्शाएं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ घास ही पाया जाता है। तो क्या होगा कि सूर्य से वह अपना प्रकाश यानी कि स्वयं पोषण की क्रिया करेगा, उसके बाद घास होगा, फिर ग्रास हॉपर इसको खाएगा और इसको फिर मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। तो इस प्रकार से ही इसका पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है कि उत्पादक किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वह सभी उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि वैसे सभी जीव जंतुएं जो कि अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं वे सभी ही उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न है कि एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या है? तो आप लोग देखेंगे कि प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक आते हैं जिसमें कि हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही उत्पादक कहलाते हैं। कोई दो जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों के नाम लिखें। तो देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे सीसा, आर्सेनिक, प्लास्टिक एवं कीटनाशक। ये सभी हैं जो कि अनिम्नीकरण है, अर्थात कह सकते हैं कि इसको कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन ये जिस रूप में रहते हैं उसी रूप से इसको दूसरा रूप में सिर्फ बदला जा सकता है, इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? पहला देखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि कागज, डीडीटी, गोबर, प्लास्टिक की थैली या फिर सब्जी के छिलके। तो निम्नीकरण में देखेंगे तो हो जाएगा जैसे कि कागज, गोबर, सब्जी के छिलके, ये सभी हैं जो कि एक समय के पश्चात ये सभी समाप्त हो जाने वाले हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है जैव निम्नीकरण। प्रश्न है कि किस कारण से कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं तथा कुछ अनिम्नीकरणीय? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अपघटन के कारण, यानी कि वैसे पदार्थ जिनका कि अपघटन हो जाता है उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरण, और किंतु वैसे पदार्थ जिनका अपघटन नहीं हो पाता है पूरी तरह से वे कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। प्रश्न है ओजोन स्तर का क्या महत्व है? तो इसका लिखेंगे कि ओजोन स्तर पृथ्वी की आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है जिससे कि मनुष्यों पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। CFC का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे देखेंगे तो C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। तो आप लोग इसे लिख लेंगे।
एक रासायनिक यौगिक का नाम लिखें जिससे ओजोन स्तर का अपक्षय होता है, यानी कि उसको नुकसान होता है। तो वह इसी के कारण ही होता है, CFC के कारण ही या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन स्तर में धीरे धीरे उसमें अपक्षय हो रहा है। 15 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी विकिरणों से मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होती है, यानी कि जब ये पराबैंगनी किरणें यदि मनुष्यों पर पड़ जाती है तो इससे मनुष्यों को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो रोगों में हो सकता है, जैसे में देखेंगे तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि। प्रश्न है कि जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह होता है पारिस्थितिक तंत्र। प्रश्न है कि समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो आप लोग देखेंगे तो समुद्र है, उसका निर्माण किसी भी आदमी ने नहीं किया है, बल्कि उसका निर्माण प्राकृतिक द्वारा किया गया है। तो यह हो जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैदान है और वह किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है उपभोक्ता, यानी कि वैसे जीव जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उसे ही कहा जाता है उपभोक्ता। तथा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहा जाता है उत्पादक। प्रश्न है कि वैसे जीव जो पौधे जंतु दोनों खाते हैं उसको क्या कहा जाता है। आप लोग देखेंगे तो उसे कहा जाता है सर्वभक्षी, जो कि पौधे और जंतु दोनों ही खाते हैं उसे कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव को क्या कह सकते हैं। तो उसको कहा जाता है सूक्ष्म उपभोक्ता। प्रश्न है कि एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य कौन करता है। तो आप लोग देखेंगे कि जल में जो जीव पाए जाते हैं वे सभी तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किंतु जो शैवाल होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो चूंकि उत्पादक के अंतर्गत भी वही आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जल में जो होगा वह शैवाल हो जाएगा। प्रश्न है पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग उत्पादक ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि करीब 1% ही पहुंच पाता है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह लगभग 10% ही अगले पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा का पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में क्रमशः होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है जैव आवर्धन। 25 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अवशिष्ट है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह आता है जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत। अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो किस प्रकार की आकृति बनती है, यानी कि अगर हम लोग यह देखें कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं तो उन सभी को अगर हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार से आकृति का निर्माण होगा। तो उसमें देखेंगे तो एक पिरामिड का निर्माण होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पिरामिड का जो आकृति होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये घास स्थल में संख्या का पिरामिड है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो निचले स्तर में घास है, तो इसको कुछ कीट पतंग खाएंगे। इस कीटों को मेढक खाते हैं और इन मेढकों को सांप खाएगा, और इसको खाने के लिए एक बाज है, यानी कि एक पक्षी खाएगा। तो इस प्रकार से ही इसका निर्माण होता है पारिस्थितिक तंत्र का। प्रश्न है कि कागज और कपास से निर्मित कपड़े किस प्रकार के अपशिष्ट हैं। तो ये आते हैं जैव निम्नीकरण के अंतर्गत, चूंकि इनका फिर से अपघटन किया जा सकता है, यानी कि ये समय के अनुसार समाप्त होने वाले हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है जैव निम्नीकरण।
धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो लिखेंगे कि धरती पर जितने भी जीव जंतु होते हैं वे सभी उपभोक्ता कहलाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि उपभोक्ता में वैसे जीव जंतु आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं। तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार का जीव है? इसका उत्तर लिखेंगे कि तिलचट्टा एवं मनुष्य वे सर्वभक्षी के अंतर्गत आते हैं, चूंकि इनको जो भी मिलता है वे सभी खा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ही पदार्थ को खाते हैं, इनको जो भी मिल जाता है वे सभी खा लेते हैं, इसीलिए ये इनको सर्वभक्षी के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि उसे कहा जाता है आहार जाल, यानी कि भोजन का जाल। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर में संचित रहती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अधिकतम जो ऊर्जा संचित होती है वह उत्पादक में, जिसमें कि प्रथम पोषीय स्तर में आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं वैसे पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि स्वयं बनाते हैं। चूंकि वे लोग डायरेक्ट ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार से ही उसमें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में मनुष्य का स्थान क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि आहार श्रृंखला में मनुष्य है वह उपभोक्ता कहलाता है, जो कि दूसरे स्थान पर आता है। चूंकि हम लोग भी होते हैं जो कि यदि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो हम लोग उसी को ही खाते हैं, यानी कि हम लोग दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का जमाव किस क्रिया द्वारा होता है? तो लिखेंगे कि यह होता है जैव आवर्धन के द्वारा। प्रश्न है कि किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को सामान्यतः ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो यह आया है अंटार्कटिका के ऊपरी क्षेत्र में। एरोसोल के उपयोग से वायुमंडल एवं जीवमंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? देखेंगे तो ये करते हैं CFC का निर्माण, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करते हैं। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, यानी कि जब ये सभी मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? लिखेंगे कि इन सभी से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में ही बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में घास का पोषी स्तर क्या होता है, यानी कि घास कितने पोषी स्तर पर आता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ये उत्पादक कहलाते हैं। घास ये सभी जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं तो ये आते हैं प्रथम पोषी स्तर में। प्रश्न है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़िया का स्थान क्या है? तो इसमें लिखेंगे कि ये जितने भी कीट पतंग होते हैं उसको खाते हैं चिड़िया ये सभी, तो ये सभी आते हैं तृतीय पोषी स्तर में। 40 नंबर प्रश्न है कि एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में गिद्ध कहाँ आते हैं? तो जितने भी बड़े बड़े पक्षी होते हैं वे सभी चतुर्थ पोषी स्तर पर आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस चित्र में भी दर्शाया गया है, तो आप लोग इस चित्र में देखेंगे तो पहले स्तर पर ये आ गया है, फिर दूसरे पर ये, तीसरे पर ये और चौथे पर ये, तो इस प्रकार से ही आते हैं ये सभी। अगला प्रश्न है कि क्या ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पादक की ओर हो सकता है, यानी कि द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है? हमसे प्रश्न में यह पूछ रहा है। इसका उत्तर लिखेंगे कि नहीं, चूंकि प्रथम पोषी स्तर से द्वितीय तृतीय इस प्रकार से स्थानांतरण होता है, न कि उल्टा स्थानांतरण होता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के टूटने से किस गैस की उत्पत्ति होती है जो कि ओजोन परत से प्रतिक्रिया करता है, यानी कि उससे टकराता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि इससे क्लोरीन गैस निर्मुक्त होता है जो कि ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे
तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।